वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स। तो आज हिस्ट्री की दूसरा सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले प्रथम सेशन को देख लें, उसके बाद दूसरा सेशन। कुछ प्रमुख टर्म के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये देख रहे हैं जो दृश्य, ये राम मंदिर का पूजन का स्थान है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूजा का शिलान्यास किया जा रहा है। तो राम मंदिर का पूजन कब हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का पूजन हुआ है। तो चलते हैं एमसीक्यू प्रश्नों की ओर। तो प्रथम प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत? तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। ये बुद्ध के समकालीन कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर है 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। तो प्रसेनजीत कौशल के राजा और बुद्ध के बहुत स्फुट लेख में प्रसेनजीत और बुद्ध को एक ही आयु यानी 80 साल का कहा गया है। अजातशत्रु को बौद्ध और जैन ग्रंथों में अपने अपने धर्म की अनुयायी माना गया है। तो अपने अपने धर्म का अनुयायी के रूप में भी माना गया है इनको। एवं ये बीच वाला बिंदुसार के बारे में नहीं है। बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु एवं प्रसेनजीत, जिनको एक ही आयु कहा जाता है। लगभग ये लोग 80 वर्ष के थे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? आंसर है लिच्छवी। तो लिच्छवी में जो गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, जो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखते हैं, गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में स्थित बज्जी संघ के 8 सदस्य थे। उस समय बज्जी संघ में जो 8 सदस्य थे, अगर ये बिहार की बात की जाए तो बिहार गंगा नदी को 2 भागों में बांटती है, उत्तर की तरफ एवं दक्षिणी की तरफ। ये 2 भागों में उनका विभाजन करती है। इधर दक्षिण बिहार हो गया, जिसमें पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, भागलपुर ये सब आते हैं। उत्तरी बिहार में जितना भी नेपाल की तरफ से सटे जिला एवं नेपाल से निकलने वाली नदियाँ, वो इस प्रकार गंगा में समाहित हो जाती हैं। तो इसमें टोटल बज्जी संघ में 8 सदस्य थे। इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तथा विस्तृत, वो पूरा नेपाल की तराई तक, ये सब तक वो विस्तृत थी। जबकि संघ की राजधानी वैशाली था। ये जो संघ की राजधानी उस समय वैशाली था। और बज्जी का सबसे प्रबल लिच्छवी राज था, जो उस समय 8 संघ था, जिसमें बज्जी था। बज्जी का जो प्रमुख स्थल था वो लिच्छवी राज था, जिसके शासक क्षत्रिय थे। तो कौटिल्य ने लिच्छवी को उल्लेख राजशब्दोपजीवी के रूप में किया है। तो कौटिल्य का जो लिच्छवी के बारे में कहा गया है, तो ये राजा उस समय थे राजपूत यानी क्षत्रिय समाज से थे। तो उनको कौटिल्य के द्वारा राजशब्दोपजीवी कहा गया है। तो लिच्छवी को कौटिल्य के द्वारा राजशब्दोपजीवी कहा गया है। ऑप्शन चौथा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग
बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या शौरसेनी। तो इसका सही आंसर है पाली। यानी पाली उस समय बौद्ध में सर्वाधिक प्रचलित भाषा था। बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक की रचना जो किया गया है, बौद्ध ग्रंथ की जो रचना है त्रिपिटक, उसकी भी रचना पाली में किया गया है। तो पाली साहित्य के मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहा जाता है। तो जितना भी बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए प्रयोग किया जाने वाले भाषा था, उस भाषा का नाम पाली है। तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने ही जियो और जीने दो का नारा दिया था, इन्हीं के द्वारा कहा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हेलियोडोटस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है, यानी किस में संदर्भित है हेलियोडोट का बेशनगर? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रपन्न तथा वासुदेव से या केवल वासुदेव से? तो इसका सही आंसर है केवल वासुदेव से। तो केवल वासुदेव से बेशनगर का उल्लेख संदर्भित है, जो हेलियोडोटस तक्षशिला के भवन शासक एंटियल किड्स का राजदूत था। यानी एंटियल किड्स का राजदूत था वो हेलियोडोटस, तक्षशिला के भवन शासक जो उस समय थे, उनका राजदूत था हेलियोडोटस, जिसने बेशनगर में वासुदेव के सम्मान में क्रून ध्वज की स्थापना किया था। तो वासुदेव का सम्मान में ही इन्होंने ही क्रून ध्वज का स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर है केवल वासुदेव से। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? यानी महावीर सिंह स्वामी जब चल बसे थे तो उनके कार्यकारी यानी उत्तराधिकारी के रूप में किन्हें शपथ लेना पड़ा? यानी कौन उत्तराधिकारी के रूप में बने? ऑप्शन है गोशाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन या ब्रज स्वामी। तो इसका सही आंसर है सुधर्मन। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। तो महावीर के देवलोक गमन के बाद, यानी महावीर जी को चल जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, उनके शिष्य सुधर्मन स्वामी ने, उनके ये शिष्य थे यानी उनके कार्यपालक थे, उनके सर्वोसर्वा यानी पालनहार थे, तो उन्हीं ने अपने जैन धर्म को आगे ले गया एवं महावीर स्वामी के मरने के बाद सुधर्मन ने ही उनके कामकाजों को संभाला तथा उनके धर्म को आगे ले गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 सुधर्मन। नेक्स्ट है भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? यानी जो भारत से उत्तर की ओर देश है, बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? ऑप्शन है हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महायान। अगर महायान के बारे में बात किया जाए तो महायान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है,
जो बौद्ध धर्म को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया था, उन में से प्रमुख महायान है। महायान बौद्ध धर्म भारत से आरंभ होकर उत्तर की ओर बहुत से अन्य एशियाई देशों में फैल गया। ये विभाजित होने के बाद बहुत से उत्तर की ओर एशियाई में फैल गया। जैसे कि इन प्रमुख देशों के नाम अगर हमें बताया जाए, इन प्रमुख देशों को नाम अगर बताया जाए तो ये हैं चीन, जापान, उत्तर कोरिया यानी कोरिया उस समय, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, भूटान, मंगोलिया तथा वियतनाम। ये सब उत्तरी देशों में जब ये हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ तो महायान का उत्तर की ओर जितने देश था, इसमें अपना बौद्ध धर्म संप्रदाय का प्रचलन किया एवं अपने अपने कमान को आगे बढ़ाया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का उपयोग किया है? यानी अशोक ने अपने सभी अभिलेख में, उन्होंने जितना भी अभिलेख दिया है उसमें एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? ऑप्शन है अर्धमगधी, सौरसेनी, मगधी या अंगिका। तो इसका सही ऑप्शन है मगधी। तो इन्होंने जितने भी अशोक ने अभिलेख दिए हैं, उन्होंने अपना अभिलेख मगधी में दिए हैं। अगर मगधी की बात किया जाए तो मगधी उस प्राकृत का नाम है जो प्राचीन काल में मगध यानी दक्षिण बिहार, जितना भी बिहार का दो भागों में विभाजित करने के बाद ये वाला दक्षिण बिहार यानी पूरा प्रचलित हो गया था। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का उपदेश इसी भाषा में थे, यानी जैन धर्म का जो प्रवर्तक थे महावीर, उनका भी उपदेश मगधी भाषा में था। तो जितना भी अभी भी दक्षिण बिहार में मगही भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद ये सब क्षेत्र में अभी भी मगही भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किन मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन का विजय प्राप्त किन मौर्य राजाओं के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कुणाल। तो इसका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के द्वारा ही उस समय दक्कन पे विजय प्राप्त किया था। तो यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख सेनाओं को लेकर पूरे भारत में को रौंद दिया था। उस समय चंद्रगुप्त के पास कहा जाता है कि 6 लाख सेना था, जो 6 लाख सेनाओं को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया था एवं भारत में पूरा अपना वर्चस्व बना लिया था। उन्होंने कहा था कि कोई ससुर आएगा देख लिया जाएगा, जितना भी भाला, जितना भी तलवार, जितना भी घोड़ा से हमला हो सके, हम उस सभी में पारंगत है एवं सक्षम है। तो इसका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है 20वें प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के स्तंभ के बारे में गलत है? तो ये अशोक के स्तंभ के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों या सैप्ट सुंडाकार है, या चौथा ऑप्शन ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका सही आंसर है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो अशोक के स्तंभ जो हैं उनके बारे में कहा जाता है, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इसी के साथ इस हिस्ट्री का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।